इस वक्त खड़ा हूँ महाराष्ट्र के शनिवारपेट इलाके में। कभी इसी इलाके में मौजूद थे हिंदू राष्ट्र प्रेम और अग्रणी नाम की पत्रिका के दफ्तर, और इसी इलाके से शुरू हुई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारे जाने की साजिश। 1947-48 में इन्हीं गलियों में वो हत्यारे घूमा करते थे जिन्हें हम नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे के नाम से जानते हैं। यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर है नारायणपेट का इलाका, जहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल दिगंबर बड़गे शस्त्र भंडार चलाया करता था। आप्टे के साथ होटल चलाने वाले विष्णु रामकृष्ण करकरे और पाकिस्तान से आए शरणार्थी मदनलाल पहलावा की यहाँ पर मुलाकात हुई, और यहाँ पर ही उस साजिश का पहला पन्ना खुलता है जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। पाकिस्तान से भारत आ रहे शरणार्थियों की हत्या की खबर से दिल्ली का माहौल बिगड़ रहा था। दिल्ली के बिरला हाउस से महात्मा गांधी ने 11:55 पर अनशन शुरू कर दिया। ये अनशन दिल्ली में हो रहे दंगों को रोकने के लिए था। साथ ही महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का बकाया 55 करोड़ रुपए भी वापस दे दे। इस वक्त तक आप्टे और गोडसे का गिरोह पुणे में हथियार इकट्ठा करने में जुट गया था। इस वक्त महात्मा गांधी के कदमों के खिलाफ ये पूरा गिरोह गुस्से से भर चुका था। लंबे वक्त के लिए कुछ कर गुजरने की फिराक में महात्मा गांधी इन लोगों के लिए एक आसान शिकार साबित होने वाले थे। जिस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली में अनशन के जरिए देश में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पुणे में खतरनाक साजिश परवान चढ़ना शुरू हो गई थी। 1934 से लेके जब भी बापू की हत्या के प्रयास हुए तो किसी न किसी रूप में पुणे का उसमें संदर्भ रहा था, उसमें हाथ रहा था। या तो पुणे में ही हत्या का प्रयास हुआ या पूना के जो ब्राह्मणों का गढ़ था, उनका कहीं ना कहीं उसमें हाथ था। कहीं ना कहीं उन साजिशों में उनके ऊपर शक आता था, और आखिर में ये पुरवार भी हुआ कि उनका हत्यारा पूना से ही चला था। शाम के करीब 4:30 का वक्त था। आप्टे और गोडसे दोनों सेकंड क्लास में बैठे हुए थे, जबकि बड़गे और उनके सहयोगी शंकर किस्सैया साधु के वेश में थर्ड क्लास में हथियारों के साथ बैठे थे। इनके खतरनाक मंसूबों के साथ ही डेक्कन एक्सप्रेस पुणे से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी। मुंबई के परेल इलाके के हिंदू महासभा के कार्यालय में आप्टे, गोडसे और अन्य लोग जो कि इस साजिश में शामिल थे, उनकी मुलाकात हुई। यहीं पर आप्टे ने दिगंबर बड़गे को वो खतरनाक काम सौंप दिया। वो काम था महात्मा गांधी पर गोली चलाने का। CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, 1948 में इसे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। उसी दिन रात को 9:30 बजे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से करकरे और पहावा ग्रेनेड और गन कॉटन नाम के विस्फोटक के साथ दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन साजिश के मुख्य सरगना आप्टे और गोडसे प्लेन से दिल्ली पहुंचने वाले थे। 17 जनवरी को दिल्ली के लिए टिकट भी बुक करा लिया गया। 16 जनवरी को महात्मा गांधी के अनशन के चलते नेहरू सरकार पाकिस्तान को बिना शर्त 55 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो चुकी थी। ठीक उसी वक्त पुणे में महात्मा गांधी की हत्या के लिए पिस्तौल का इंतजाम हो रहा था।
जो अग्रणी नाम की पत्रिका अब तक जहर उगल रही थी, अब उसके करता धरता खून बहाने की तैयारी में थे। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की किताब लेट्स किल गांधी के मुताबिक 17 जनवरी को आप्टे, बड़गे और गोडसे की विनायक दामोदर सावरकर से मुलाकात हुई और यहीं पर इन तीनों ने सावरकर से आशीर्वाद लिए। करकरे और पाहवा के साथ बेडिंग की शक्ल में ग्रेनेड और विस्फोटक की पहली खेप दिल्ली पहुंच चुकी थी। साजिश के मास्टरमाइंड आप्टे और गोडसे 17 जनवरी की शाम को प्लेन से दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन बड़गे और किस्तैया तय समय के मुताबिक 17 को दिल्ली नहीं पहुंचे। अठारह जनवरी 1948 दोपहर 12:45 पर महात्मा गांधी ने अनशन खत्म कर दिया था। उन्होंने दिल्ली में हिंदुओं और सिखों के गुस्से को थाम लिया था। दिल्ली में सद्भाव लौट रहा था। वहीं दूसरी तरफ गोडसे, आप्टे और करकरे बिरला भवन की रैकी में लगे हुए थे। वो प्लान कर रहे थे कि किस तरह से महात्मा गांधी की हत्या करनी है। लेकिन एक समस्या थी, पिस्तौल उनके पास अभी तक नहीं पहुंची थी। दिल्ली में तीनों प्लान बना रहे थे। वही दोपहर 2:30 बजे पंजाब मेल में सवार हुए थे बड़गे और उसका एक साथी शंकर किस्तैया। बड़गे हथियारों का जानकार था और आप्टे के प्लान में उसका एक बहुत अहम रोल रहने वाला था। वहीं दूसरी ओर नथुराम गोडसे का छोटा भाई गोपाल गोडसे भी एक पिस्तौल के साथ दिल्ली निकल चुका था। पूरे दिन की अफरा तफरी के बाद शाम को दिल्ली के हिंदू महासभा भवन में ये पूरा गैंग एकजुट हो गया था। हत्यारों के पास हथियार पहुंच चुका था, बस रिहर्सल बाकी थी। पूरे गैंग ने एक बार फिर बिरला भवन की रेकी की। इसके बाद वो लोग पास के जंगलों में हथियारों के साथ फाइनल रिहर्सल के लिए चले गए, लेकिन उनकी दोनों बंदूकों ने साथ नहीं दिया। जैसे तैसे करके एक बंदूक को शुरू किया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस के मरीना होटल से यह गिरोह टुकड़े टुकड़े में निकल पड़ा। महात्मा गांधी की हत्या की योजना बन चुकी थी। हर किसी का रोल तय हो चुका था। 2 लोग टांगे से बिरला भवन के लिए निकले तो 4 लोगों ने रीगल सिनेमा के पास से टैक्सी की और बिरला भवन के पिछले गेट के पास पहुंच गए। लगभग इसी गेट के आसपास आकर सभी लोग जुटने लगे। उन्होंने इस गेट पर तैनात चौकीदार छोटू राम को 10 रुपए रिश्वत देकर भीतर घुसने की कोशिश भी की। मकसद था जिस स्टेज से महात्मा गांधी भाषण देते हैं उसके पीछे जाकर फायर करना और हैंड ग्रेनेड फेंकना। लेकिन आसपास जमा लोगों की भीड़ देखकर बड़गे डर गया। इस बीच मदन लाल पाहवा ने दीवार में विस्फोटक लगा दिया। पीछे का गेट छोड़कर अब ये 7 लोग आगे की तरफ आ गए। महात्मा गांधी का भाषण शुरू हो चुका था। पाहवा ने दीवार पर रखे विस्फोटक में धमाका करवा दिया। ये जगह महात्मा गांधी से सिर्फ 75 फीट दूर थी। आसपास हलचल मच गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक बड़के को इस हलचल का फायदा उठाना था, लेकिन वो तो अपने हथियार पहले ही गाड़ी में रख आया था। बाकी में से किसी की भी यह हिम्मत नहीं हुई कि वो महात्मा गांधी पर गोली चला सके या ग्रेनेड फेंक सके। पुणे में कट्टरतावाद बढ़ाने वालों की ये साजिश अब दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले भी 2 बार महात्मा गांधी पर हमला हुआ था, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी साजिश थी। इस बार हत्यारे महात्मा गांधी के बेहद नजदीक पहुंच चुके थे। मौका वारदात से मदन लाल पाहवा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वो पंजाब से आया हुआ रिफ्यूजी था, इसलिए शुरुआत में लोगों को लगा कि ये एक शख्स का ही काम है, लेकिन बाद में फिर सामने आए मुंबई और पुणे से जुड़े लोगों के तार। 10 दिन पहले उसी जगह पे उसी वक्त ऑलमोस्ट उसी तरीके से बापू को मारने की उन्हीं लोगों ने चेष्टा की
वो नाकामयाब रहे। उनमें से एक उनका जो सहभागी था वो पकड़ा गया। उसने फौरन पुलिस को उस पूरे साजिश के बारे में जानकारी दी और वो हमेशा ये कहता रहा, मदन लाल के बारे में पुलिस का जो उसका बयान दर्ज है उसके रिकॉर्ड्स में ये लिखा गया कि पुलिस को ये बहुत आश्चर्य लग रहा था कि हर वक्त जब वो अपना बयान दे रहा था तो वो ये दोहरा रहा था कि वो वापस आएगा। ये बात उसने दोहराना बंद नहीं की। उसने यहाँ तक कि उस गट में शामिल सारे एक्यूज्ड के बारे में किसी न किसी तरह से पहचान का प्रमाण पुलिस को दिया। पुलिस को ये भी पता था कि वो गुट के ज़्यादातर लोग बम्बई और पूना के आसपास के लोग थे। उस वक्त बॉम्बे प्रोविंस में गृह मंत्री का काम मोरारजी देसाई देख रहे थे। उन्हें भी बताया गया कि साजिश में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक सरकार और पुलिस की लापरवाही सामने आई और नतीजा हुआ साजिश की अगली कड़ी सिर्फ 10 दिनों बाद। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल बाकी 6 लोग धीरे धीरे खिसक लिए। कुछ लोग बस और कुछ ट्रेन पकड़कर दिल्ली से भाग खड़े हुए। महात्मा गांधी की हत्या न कर पाने का सबसे बड़ा झटका नारायण आप्टे और नाथूराम विनायक गोडसे को लगा। कहा जाता है कि अब तक आप्टे इस गैंग का सरगना था, लेकिन इस घटना के बाद गोडसे ने कमान संभाल ली। मदन लाल पाहवा से पूछताछ में करकरे सेठ का नाम सामने आया। जांच में अग्रणी पत्रिका के कर्ता धर्ता गोडसे और आप्टे का नाम भी सामने आ चुका था। दिल्ली पुलिस को हथियारों की सप्लाई करने वाले बड़गे का नाम भी पता चला। पाहवा का बयान उर्दू में लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी, लेकिन मुंबई पुलिस के पास उस वक्त कोई उर्दू का ट्रांसलेशन नहीं था और ना ही मुंबई पुलिस ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया। ऐसे लगा कि जैसे पुलिस और जो तंत्र था वो उस चीज को नजरअंदाज किए जा रहा था। उस चीज के तरफ जरा भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसको देखे रहे। सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने ये कह दिया था कि मैं मजबूर हूं, बापू मुझे उनकी सुरक्षा का इंतजाम बढ़ाने नहीं दे रहे हैं। पाहवा तो पकड़ा गया, लेकिन दिल्ली से भागे बाकी सभी लोग एक एक करके सबके बॉम्बे प्रोविंस पहुंचे। सबको आशंका थी कि उनके पीछे पुलिस होगी, लेकिन ऐसा था नहीं। 3-4 दिन की सावधानी रखने के बाद फिर से एक बार ये सभी लोग इकट्ठा होने के रास्ते तलाशने लगे। पहली नाकाम कोशिश को 5 दिन बीत चुके थे। एक साजिशकर्ता को छोड़ बाकी सभी खुले घूम रहे थे। दिल्ली पुलिस और बॉम्बे प्रोविंस के पुलिस के बीच छानबीन अटकी हुई थी। उस वक्त बॉम्बे प्रोविंस के सीआईडी के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल QH राणा दिल्ली में थे। उनसे मदद मांगी गई। राणा को सारी जानकारी मुहैया करा दी गई उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। अब आप्टे और गोडसे का खेल ज्यादा दिनों का नहीं बचा था। ये तुरंत कार्रवाई का वक्त था, लेकिन हुआ इससे उल्टा। राणा ने मुंबई फ्लाइट से जाने के बजाय ट्रेन से जाना तय किया और महात्मा गांधी के दुश्मनों को कुछ और वक्त मिल गया। पाहवा के पकड़े जाने के बाद इस साजिशकर्ता गैंग में 6 लोग बचे थे। इनमें से भी 3 लोग अलग हो गए थे। अब बचे करकरे, आप्टे और नाथूराम गोडसे। इन तीनों में से भी सबसे तेज दिमाग चल रहा था नाथूराम गोडसे का। अब करकरे को ट्रेन से दिल्ली भेज दिया गया, जबकि आप्टे और नाथूराम गोडसे चल दिए ग्वालियर एक खतरनाक पिस्तौल का इंतजाम करने के लिए। आधी रात को दोनों ग्वालियर पहुंचे और सीधे पहुंच गए डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव पचुरे के पास। पेशे से डॉक्टर, लेकिन हिंदू राष्ट्र सेना के कर्ता धाता महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की किताब लेट्स किल गांधी के मुताबिक गोडसे ने बिना किसी झिझक के गांधी को मारने की अपनी योजना सुना दी और साथ में रख दी फरमाइश एक जानलेवा पिस्तौल की। 28 जनवरी 1948 की देर शाम तक महात्मा गांधी के खून के प्यासे 2 लोगों के हाथ में लग चुका था खूनी और जानलेवा हथियार, एक 9mm बेरेटा सीमी ऑटोमेटिक पिस्टल। 28 की शाम तक करकरी दिल्ली पहुंच गया था, जबकि आप्टे और गोडसे ने बॉम्बे अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ी दिल्ली जाने के लिए रात 10:30 बजे।
ट्रेन लेट थी। दोनों दोपहर को दिल्ली पहुंचे। वहीं स्टेशन के आराम गृह में कमरा लेकर उन्होंने शाम तक आराम किया। शाम को उन्होंने करकरे से मुलाकात की। वहीं स्टेशन के आराम गृह में ही उन्होंने करकरे को अपनी नई खतरनाक पिस्तौल दिखाई। शाम को तीनों चांदनी चौक में टहलने निकले। यहीं पर गोडसे ने अपनी तस्वीर खिंचवाई। वो अपने आप को हीरो मान रहा था। उसके मुताबिक वो देश के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उस दिन वो भारत ही नहीं बल्कि इंसानियत का भी सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। जनवरी 1948 बिरला हाउस में बैठकर महात्मा गांधी कई तैयारियों में जुटे हुए थे। वो कांग्रेस को खत्म कर जनसेवक संघ बनाना चाहते थे, जिसमें नेता जनता के सेवक हों। साथ ही उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी और थी, और वो जिम्मेदारी थी नेहरू और पटेल के बीच बढ़ते मनमुटाव को खत्म करना। शाम 4 बजे पटेल गांधी से मिलने आने वाले थे। ताज्जुब की बात यह है कि सरदार पटेल और नेहरू के बीच उन दिनों झगड़ा चल रहा था, क्योंकि बतौर प्राइम मिनिस्टर नेहरू के ऊपर यह इल्ज़ाम सरदार पटेल ने लगाया था कि वो उनके मामले में, उनके मंत्रालय में दखल करते थे, और सरदार को नज़रअंदाज करके वो गृह मंत्रालय के सचिवों और दूसरे लोगों से को ऑर्डर्स दिया करते थे और उनसे अपना काम करवाया करते थे। लेकिन 20 तारीख से 30 तारीख तक, 20 तारीख के हमले के बाद बापू, उस हमले की तहकीकात में क्या हुआ और बापू की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया गया, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने एक भी प्रश्न पुलिस, दिल्ली पुलिस से या गृह मंत्रालय से किया नहीं है। उसका कोई दस्तावेज नहीं है। वहीं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तीनों महात्मा गांधी की हत्या की साजिश को अंतिम रूप दे रहे थे। करकरे और आप्टे तो गोडसे के लिए बुर्का लेने चांदनी चौक तक चले गए, ताकि गोडसे बुर्का पहनकर गोली चला सके। करकरे और आप्टे ने दोपहर को ब्यौरा किया था, रेकी की थी बिरला हाउस की, और गोडसे ने सुबह में रेकी की थी बिरला हाउस की। ये अपने आप को आश्वासन दिलाने के लिए कि कोई बंबई या पुणे का पहचान वाला पुलिस वाला है नहीं वहां पर। हत्यारों को यह दहशत थी, लेकिन पुलिस को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। अगर बंबई या पुणे का कोई पुलिस वाला अगर होता उधर, तो उन्होंने इन तीनों को जरूर पहचान लिया होता। तीनों को अंदाजा था कि वो जो करने वाले हैं उससे इतिहास बदलने वाला है, पर शायद इस बात का नहीं कि वो इतिहास को बिगाड़ने वाले हैं। 20 तारीख को उन्होंने सारा काम बड़गे के हाथों में सौंपा था, और बड़गे ने अपना कार्य किया नहीं, इसलिए वो चौपट हुआ। 30 तारीख को नथुराम ने बीड़ा खुद झड़पा, और नथुराम ने अपने आप से आप्टे और करकरे की मदद से बापू तक पहुंचकर बापू की हत्या की। पुलिस को इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद वो बापू की हत्या रोक न पाए। उन्होंने ये कारण दिया कि बापू ने हमको उनकी सुरक्षा करने से मना कर दिया था। गांधी जी की प्रार्थना शाम 5 बजे शुरू होती थी। तीनों उससे पहले पहुंचना चाहते थे। उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक तांगा लिया और कनॉट प्लेस तक पहुंचे। कनॉट प्लेस में वेटिंग रूम में सामान रखने के बाद उन्होंने दूसरा तांगा लिया और उससे बिरला हाउस तक पहुंच गए। तीनों लोग लॉन में पहुंच चुके थे। गोडसे के हाथ में बंदूक थी, और गोडसे को कवर करने के लिए 2 लोग उससे 2 कदम की दूरी पर पीछे खड़े हुए थे। मकसद था गोडसे को रोकने की कोशिश को नाकाम करना, लेकिन वक्त बीत रहा था। कभी ना लेट होने वाले बापू आज लेट हो रहे थे। इस बीच महात्मा गांधी सरदार पटेल के साथ अपने कमरे में थे। उन्हें कुछ समझा रहे थे। नेहरू और पटेल के बीच की दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहे थे।
तभी उन्हें याद आया कि उन्हें देर हो रही है। शाम 5:15 बजे वो अपने कमरे से बाहर निकले और प्रार्थना के लिए इसी रास्ते पर चले जिसमें आज उनके पैरों के निशान बने हुए हैं। गॉडसे ठीक उसी जगह खड़ा हो गया जहां से महात्मा गांधी को गुजरना था। उसी गॉडसे के सामने से महात्मा गांधी को मंच पर चढ़ना था। महात्मा गांधी आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखे आगे बढ़ रहे थे। जनता के बीच आकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़े। तब तक वो गॉडसे के बिल्कुल सामने आ गए थे। नाथूराम गोडसे इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। गांधी से चंद कदम दूर खड़ा नाथूराम गोडसे चलकर महात्मा गांधी के रास्ते में खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बापू। महात्मा गांधी के साथ चल रही मनु ने गोडसे से कहा, भैया रास्ते से हट जाइए, बापू को प्रार्थना के लिए देर हो रही है। इससे पहले कि मनु अपनी बात पूरी कर पाती, गोडसे ने धक्का दिया और महात्मा गांधी पर बंदूक तान दी। एक के बाद एक 3 गोलियां महात्मा गांधी के शरीर पर दाग दी गईं। 2 गोलियां 78 साल के महात्मा गांधी के बदन को भेदती हुई निकल गई। एक गोली उनके शरीर में ही अटक गई। 78 साल के महात्मा गांधी के मुंह से निकला, हे राम। राजा पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्नति। देश को अहिंसा के रास्ते आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की कुछ सिरफिरे लोगों ने जान ले ली। इसकी एफआईआर दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज कराई गई, जिसकी कॉपी आज भी थाने में लगी हुई है। महात्मा गांधी की हत्या की एफआईआर दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज कराई गई थी और वो एफआईआर नंबर था 68 वर्ष 1948 का। उस वक्त एफआईआर को इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट कहा जाता था। उस एफआईआर के मुताबिक बाग में से गुजरकर प्रार्थना के स्थान पर जाने के लिए फर्श की सीढ़ियों पर चढ़े। पब्लिक के हस्बे मामूल दोनों तरफ खड़ी थी और दरमियान में अंदाजन 3 फुट महात्मा जी के जाने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ था। महात्मा जी ने लोगों को दर्शन के रिवाज के मुताबिक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सीढ़ियों से आगे 6-7 कदम चले थे कि हजूम में से एक शख्स, जिसका नाम बाद में नारायण विनायक गोडसे सकीन पूना मालूम हुआ, आगे बढ़ा और महात्मा जी के करीब 2-3 फुट के फासले से पिस्तौल से 3 फायर किए। ये हिंसा की बहुत बड़ी हार थी कि वो अहिंसा के एक पुजारी का वक्तव्य भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनको अहिंसा के उस पुजारी को भी खत्म हिंसा से करना पड़ा, वो उनकी मजबूरी थी। मुझे लगता है कि ये बापू की सबसे बड़ी जीत थी कि उनको हिंसक तरीके से मारा गया। उनकी मृत्यु के बाद जब उनका पार्थिव देह बिरला हाउस में रखा गया था दर्शनार्थ, तो उनकी चेहरे तक उस देह को ढक दिया गया था। जब देवदास गांधी उनके सबसे छोटे पुत्र पहुंचे तो उन्होंने वो चद्दर हटा के बापू के सीने पे जो बंदूक गोलियों के निशान थे, जो घाव थे, उनको खुला छोड़ दिया और कहा कि दुनिया ने ये घाव देखने चाहिए, क्योंकि अहिंसा के योद्धा के ये वीरता के प्रमाण है, उनके वीरता के चक्र है, शौर्य चक्र है। मुकदमा चला तो नाथूराम गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा सुना दी गई। 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदनलाल पाहवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो 1964 तक चली। बड़गे सरकारी गवाह बनने की वजह से बच गया। दत्ताराय पड़चुरे, शंकर किस्ते और विनायक दामोदर सावरकर को बाद में हाई कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया।